तबरेज, क्या कहा तुमने मेरी बहन को? अहमद ने सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा था। वो भी थोड़ा परेशान होता मलाइका को रोते हुए देख रहा था। भाई, मैंने तो कुछ नहीं कहा। कसम ले ले बेशक। तबरेज ने गड़बड़ाते हुए जवाब दिया। अच्छा गुड़िया, इधर बैठो और मुझे बताओ क्या बात है। अहमद मलाइका को सोफे पर बैठाता खुद भी उसके साथ बैठा था। आसिया, पानी लेकर आओ। अहमद ऊंची आवाज में बोला तो बख्त, जो अभी वहीं खड़ी थी, फुर्ती से वहां से रफू चक्कर हुई थी। कोई बात नहीं भाई, बस मामा की याद आ गई थी और आपसे भी तो इतना अरसा बाद मिली हो ना, तो इमोशनल हो गई। मलाइका की बात पर सबके चेहरे पर गम के तासुरात छाए थे। मलाइका की बात पर तबरेज ने भी एक गहरा सांस भरा था और उसने उसकी शिकायत भाई से नहीं लगाई थी, वरना भाई की झाड़ इस हसीना के सामने कौन सुनता। मलाइका का ध्यान बटाने को अहमद इससे और मलिका से इनके स्कूल और यूनिवर्सिटी के बारे में सवाल करने लगा था। वक्त ने किचन में आते वो काम करती मुलाजमा जिसका नाम बानो था उसे आसिया को नेक्सी से बुलाने के साथ लाउंज में पानी लेकर जाने को कहा और खुद कोल्ड ड्रिंक्स निकालते गिलासों में डालने लगी। जब वो लाउंज में ले जाने के लिए ट्रॉली मुकम्मल तैयार करते उसे बाहर ले जाने लगी, तो उसी वक्त बानो वहां आई और उसे नखवत से ट्रॉली से दूर हटाती खुद ट्रॉली लेके आगे बढ़ गई थी। उसके अंदर अंदाज पर वक्त बस उसे से जब्त करके रह गई थी। इसने अपनी तबीयत और जान को परे रखते बड़ी मुश्किल से ये काम किया था और ये जनाब अब आकर आराम से इसकी मेहनत को लिए चली गई थी, जिस पर बख्त सिवाय बर्दाश्त के कुछ भी नहीं कर पाई थी। जिससे बख्त यहाँ आई थी जब से, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन इस मुलाजमा बानो का रवैया इससे काफी ज्यादा बुरा था, जिसकी समझ बख्त को नहीं आई थी। बख्त एक ठंडी सांस खारिज करते खुद को भी किचन से निकलती लाउंज की तरफ आती इस जगह खड़ी हो गई थी, यहाँ से उसे कोई ना देख सके। वहां बैठे नफूस अब आपस में बातों में मशगूल एक मुकम्मल घराने का मंजर पेश कर रहे थे और इन्हें देखते बख्त की आंखों में खुद ब खुद हसरत उतर आई थी। दिल में बेसाख्ता हौक सी उठी थी कि वो भी तो इनका हिस्सा हो सकती थी इन सब के दरमियान। लेकिन फिर वो इन्हें बगौर देखते ये सोचकर अपना सर झटक गई कि कहाँ वो इतने अमीर, अच्छा पहनावा पहने बोल चाल से ही इनके माहौल का अंदाजा होता था, और कहाँ वो एक यतीम बेआसरा लड़की इनका हिस्सा कैसे हो सकती थी भला। अगर होती तो मखमल में पैबंद की तरह होती, और यकीनन पैबंद जितना भी अच्छा हो बदनुमा ही लगता है। लेकिन अगर वो इस वक्त इनके साथ होती तो कहाँ बैठी होती। वक्त ने सोचते हुए वहां नजर दौड़ाई थी और फिर एक जगह आकर नजर रुक गई थी। यहाँ उसने खुद को बैठा तस्वुर किया था, लेकिन जानती थी वो मरकर भी इस जगह और इस माहौल का हिस्सा नहीं बन सकती थी। वो आज पता नहीं क्यों इस तरह फजूल सोच रही थी, हालांकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था, दिल में बेजा ख्वाहिशें पैदा की नहीं थी। ए लड़की, तुम इधर खड़ी क्यों हो? चलो किचन में खाने का बंदोबस्त करना है। बानो लाउंज से आई तो सामने बख्त को बुत बना खड़ा देखकर यकदम से ऊंची आवाज में बोली तो बख्त डर सी गई थी। उसे सहमे हुए अपने दिल पर हाथ रखा था, जिसे देखते बानो ने नखवत से सर झटका, जैसे उसका यही मकसद हो। जल्दी आओ, वो कहती आगे बढ़ गई, तो वो भी एक भरपूर नजर सामने डालती इसकी तकलीद में कदम बढ़ा गई थी। आसिया, इनसे पूछ लो जो कुछ ये खाना चाहे, प्लीज जल्दी से बनवा दो, और हाँ, इनके लिए कमरे भी सेट करवा दो, सब फ्रेश हो लेंगे। आसिया ने अहमद ने जो उसको काम सौंपा वो देखकर दो सारी लाती किचन की तरफ ही चली आई थी। आसिया ने बानो को आज का मेन्यू बताया और फिर बख्त को अपने साथ चलने का कहा तो बानो भड़क उठी थी। इसे कहाँ लेकर जा रही हो? साहब जी ने जल्दी करने को कहा है, तो ये मेरे साथ काम करवाएगी। इसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए यहाँ पर रखा है क्या? बानो, जुबान संभाल कर बात किया करो और तुम काम शुरू करो, हम दोनों अभी आती हैं। साहब की बहनों और भाई के लिए कमरे साफ करने हैं। आसिया का इसका मुंह बंद करती बख्त को आगे चलने का इशारा करने लगी। कमरे तो रोज साफ होते थे, वो बस एक नजर चेक करने जा रही थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? आसिया ने उसके साथ चलते पूछा था। बेहतर है, बस आहिस्तगी से बोली थी। वो उसे क्या बताती कि उसकी हालत कभी ठीक नहीं होती और अब तो दिन ब दिन मजीद खराब से खराबतर होती जा रही है। आसिया उसके साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो फिर भी अपनी मुकम्मल सच्चाई उसे बता नहीं पाई थी, जिस पर वो दिल से शर्मिंदगी महसूस करती थी। वेरी गुड मिस हेजल, आप बहुत जल्दी समझ रही हैं, शावेज ने उसे सराहा था। थैंक यू सर। सर, मैं अब जाऊं? हेजल ने उसे जल्दी की कीबोर्ड पर टाइप करते हुए देखकर कहा था। इस मामले में अभी उसकी स्पीड बहुत स्लो थी। हाँ, जाएं और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम मुकम्मल करें। शाहवेग ने एक नजर उसके सभी चेहरे पर डालते उसे इजाजत दी थी, हालांकि दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि वो उसके पास से जाए, मगर दुनियादारी भी तो निभानी थी ना, मजबूरी थी। ओके सर, एक बार फिर से थैंक्स। हेजल ने मुस्कुराते हुए फाइल उठाई और शावेज के ऑफिस से बाहर चली आई थी। रिदा जो इस तरफ राउंड पर निकली हुई थी, हेजल को शावेज के ऑफिस से निकलते देखकर चौंक सी गई, और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का एक ठकना तो बनता ही था। ए लड़की,
तुम इतनी देर से कहाँ थी? रिदा ने जानबूझकर रोब में आकर उस पर झाड़ा था। मेरा नाम ए लड़की नहीं बल्कि हेजल है और मैं शाह सर के साथ रूम में थी। हेजल ने एतमाद से जवाब देते हुए फाइल सामने टेबल पर रखते एक ठंडी सांस भरी थी कि अब उसे यकीनन रिदा की वजह समझ मुकम्मल तौर पर मजीद देर होने वाली थी। इंग्लिश का मुहावरा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इसका मुंह चढ़ा रहा था। इसकी इज्जत का सही कचोमर निकलने वाला था। इतनी देर वहां क्या करती रही हो? शावेज तो काम की बात के अलावा कोई बात करना पसंद नहीं करता, तो तुमसे पहले ही दिन कौन से कारोबारी मसाइल डिस्कस किए हैं उसके साथ? रिदा को हेजल का अंदाज एक आंख ना भाया था। पहले सर ने मुझे अपने रूम में बुलाया और फिर मुझे जूस की ऑफर की। यकीनन आपने यहाँ से किसी को जूस ले जाते हुए देखा होगा और फिर मेरी काम में मदद करने लगे, तो इसीलिए देर हो गई। हेजल ने अब की बार मुकम्मल तफसील बताते रिदा को मजीद तपाया था। हेजल का कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन जिस तरह सवाल पर सवाल करते वो उसे जिच कर रही थी, तो हेजल ने भी आगे से उसे जलने का मौका दिया था। शाहवेज जिसने अभी हेजल के जाने के बाद विंडो से कर्टन हटाए तो हेजल के सामने रिदा को खड़ा देखा तो थोड़ा हैरान हुआ और फिर अपनी चेयर से उठता उस विंडो के नजदीक चला आया था। वो रिदा का अंदाज जानता था कि वो यहाँ पर हर काम करने वाले पर अपना हुक्म चलाना फर्ज समझती थी। उसने इन दोनों के तासुरात से ही इनके दरमियान होती गुफ्तगू के बारे में जानने की कोशिश की थी। यहाँ एक तरफ रिदा का गुस्सा वाला चेहरा नजर आया तो वहीं हेजल अपने दोनों बाजू अपने सीने पर बांधे पूरे एतमाद के साथ रिदा के सामने खड़ी नजर आई। शावेज भी उसके स्टाइल में खड़ा होता उसे देखने लगा। विंडोज के सामने शीशे से बाहर तो वो सब कुछ देख सकता था, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ कुछ नजर नहीं आता था। इसीलिए वो इत्मीनान से खड़ा था। अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारा यहाँ काम करना मुश्किल कर दूंगी, समझी? प्रदा ने उंगली उठाई उसे वार्न किया और गुस्से से अपनी हील की टिक टिक करती वहां से चली गई। काम तो मेरा अब भी मुश्किल कर दिया, मेरा इतना वक्त जाया कर दिया कि हेजल ने कंधे उचकाते वक्त का अंदाजा लगाया और बुड़बुड़ाती हुई अपने काम की तरफ मतवज्जो हुई थी। भाई मुझे इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना, आप मेरा किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दें प्लीज। मलाइका ने ज्यादा खुद पर काबू नहीं रख पाया था, इसीलिए आखिर अपने दिल को ज्यादा परेशान करती बात बाहर उगल ही दी थी। इसकी बात सुनते अहमद ने हैरानगी से, जबकि तबरेज ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा था। क्यों, क्या हुआ? आप खुद देख कर आई हो सब कुछ, फिर क्या मसला है? ये इस शहर की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ के प्रिंसिपल और लेक्चरर्स मेरे जानने वाले हैं। अहमद अपनी हैरानगी को अल्फाज दिए थे। मलिका बस खामोशी से सब इनके चेहरे की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो बखूबी इसके पीछे की वजह जानती थी। भाई जो भी है, मुझे इधर नहीं पड़ना। वो जिद्दी हुई थी। अब जो भी हो जाए तुम्हें इधर ही जाना है मलाइका बीबी। तबरेज ने दांत पीसते उसे घुरका था। मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि अब तुम्हारे साथ घर भी नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी भाई के साथ। और हम जल्द बाबा के आने के बाद अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। मलाइका भी आगे से गुस्से से भड़की थी। इन दोनों को यूं आपस में लड़ते देखकर अहमद कुछ पल को चुप रह गया था। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है मलाइका? मामा तुम्हारा इतना इंतजार करती रही हैं और तुम इन्हें इनके प्यार मोहब्बत का इंतजार का ये सिला दे रही हो। तबरेज ने अफसोस से कहा, हाँ है मसला, मेरा मसला तुम हो और तुमसे जुड़ा हर एक ताल्लुक। फूफा को मैं इधर बुला लूंगी अपने साथ रहने के लिए। मैं इस हवेली में नहीं रह सकती, दम घुटता है वहां मेरा। मलाइका ने कड़वा बोलते हुए एक पल को भी तबरेज के चेहरे की तरफ नहीं देखा था, जो उसे ऐसा बोलता देखकर दुख से देख रहा था। मुझे लगा था कि शायद तुम बदल गई होगी, लेकिन तुम आज भी नहीं बदली, वैसी ही हो, पत्थर दिल। तबरेज ने हल्की आवाज में अफसोस से कहा था। उसके मुंह से ये सुनते ही ये लफ्ज कहीं मलाइका के दिल को बुरी तरह से धक्का था, लेकिन वो खुद पर काबू पा गई थी। और तुम भी वैसे ही धोखेबाज हो जैसे पहले थे। आज भी तुमने जानबूझकर मुझे धोखा दिया, इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ताकि मेरा जीना मुश्किल कर सको। मलाइका ने भी अपने दिल की भड़ास निकाली थी। दोनों ही एक दूसरे का दिल दुखाने की हद पार कर देना चाहते थे। बस तुम चुप कर जाओ दोनों। बड़े हो गए हो तो अब यूं बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। पिछली बातों को भूलते आगे बढ़ने की कोशिश करो और दोबारा मैं तुम दोनों को आपस में गोलाबारी करते ना देखूं। अभी यहाँ किसी को कुछ हो जाए तो मैं देखूंगा तुम दोनों कैसे एक दूसरे से लापरवाह बनते हो। अहमद ने गुस्से से झिड़कते हुए इन्हें चुप करवाया तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते नजरें फेर गए थे। भाई मैं चलता हूँ, यहाँ कुछ लोग मेरी मौजूदगी में यकीनन घुटन का शिकार होंगे। तबरेज का मूड पूरी तरह से बिगड़ चुका था, इसीलिए अपनी जगह से खड़ा होता वो टेबल पर पड़ी गाड़ी की चाबी भी उठा गया था। तबरेज चुप करके अपने कमरे में जाओ, खाना तैयार होगा तो तुम्हें बुला लेंगे। मेरा पहले ही दिमाग बहुत खराब है, मजीद नहीं करो। अहमद ने अपना हुक्मिया लहजे में कहते उसे घूरा भी तो तबरेज गुस्से से भरा कदम उठाता तेज तेज ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। उसे इस तरह की बातों से दुख देते और गुस्सा दिलाने पर मलाइका के दिल में कसक सी उठी थी। बेख्तियार वो दिन वो लम्हे याद आए थे जब वो दोनों एक दूसरे पर जान लेते थे। इन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं था। बस सब इन दोनों की आपसी मोहब्बत से बखूबी वाकिफ थे, लेकिन फिर न जाने कैसी काली आंधी चली, किसकी काली नजर लगी कि दो मोहब्बत करने वाले बुरी तरह से एक दूसरे का दिल तोड़ने अलग अलग दुनिया में जा बसे थे। सुनो,
वो जो चकराते वजूद के साथ बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां उतरती नीचे आई थी, अब किचन की तरफ जा रही थी। जब पीछे से अहमद मलिक की भारी आवाज आई तो वो रुकती उसकी जानिब पलटी थी। अहमद उसकी छोटी सी लड़की को इतनी सख्त गर्मी में भी इतनी बड़ी चादर ओढ़े देखकर कुफत हुई थी। उसके सामने तो वो अपने हाथ तक छुपा लिया करती थी। हालांकि आसिया भी इसके खानदान से थी, तो वो उसने आम से अंदाज में दुपट्टा गले में डाला होता था। जी जी साहब जी। वो हर अल्फाज बोलने में लंबा वक्फा ले गई थी। इन्हें अपने साथ ऊपर ले जाओ और इनके कमरे दिखा दो, अभी चलो। बच्चे आप दोनों भी आराम करो। अहमद ने एक साथ इन तीनों को मुखातिब होते हुए कहा था और खुद भी उठ खड़ा हुआ था कि इसके सेल फोन पर किसी की कॉल आ रही थी। आए, वक्त ने उनसे कहते पहले इनके आगे जाने का इंतजार किया और फिर इन एक नजर सीढ़ियों को ऊपर से नीचे तक देखती खुद भी अल्लाह का नाम लेकर आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी थी। हम तुम्हारे सामने अपनी चादर उतार सकती हो तुम। मलिका ने बोर सा होते कुछ कदम पीछे चलती बख्त को देखते हुए कहा था। पता नहीं इसे क्या मसला था जो वो इतनी आहिस्ता चल रही थी। मलिका के कहने पर बख्त ने बस जरा सी अपने चेहरे के सामने से चादर सरकाई थी। वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। शायद इसीलिए खुद को छुपा कर रखती हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मलिका बहुत कम उर्दू बोलती थी, लेकिन इस वक्त बख्त के इस बात करने को वो बड़ी मुश्किल से उर्दू के अल्फाज अदा कर रही थी, क्योंकि उसके मुताबिक एक मुलाजमा को कहाँ इंग्लिश आती होगी। मेरा नाम बख्त है। तुम्हें कोई मसला है क्या, या फिर तुम बीमार हो? मलिका चलते साथ इधर उधर देखती आगे बढ़ती जा रही थी, जबकि मलाइका बस चुप चुप सी थी। उसे वक्त सब बस खामोशी और तन्हाई चाहिए थी। मलिका, तुम क्यों इसका इंटरव्यू ले रही हो? जल्दी चलो। मलाइका ने मलिका की आवाज पर चिढ़ते उसे टोका था और वक्त को देखते गुस्से से कहा तो वो अपनी पूरी जान लगाती अपने कदमों में तेजी ले आई थी। अब तुम तो मुंह फुलाए हुए हो, तो किसी से बात तो मुझे भी करनी ही है ना? मलिका ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा था। वक्त इन्हें अपने कमरे तक पहुंचाती नीचे आई थी और आसिया को अपनी तबीयत खराबी का बताती एनेक्सी में चली आई थी कि अब उसकी तबीयत उसे और किसी काम की इजाजत नहीं दे रही थी। साहब जी, वो नई महारानी जिस दिन से आई है बस आराम ही कर रही है, और तनख्वाह की उसे अभी से फिक्र लग गई है। जी, कल ही मैंने सुना था कि आसिया से पूछ रही थी कि उसे तनख्वाह कब और कितनी मिलनी है। खाना टेबल पर लगाते ही बानो ने अहमद मलिक के सामने अपनी जलन निकाली थी। बानो तो उसका खाना बनाने में मदद ना करने पर शदीद गुस्सा आया हुआ था। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस इसीलिए। लेकिन वो बहुत काम करती है और बहुत अच्छा भी। किचन से निकलती आसिया ने बानो को घूरते जल्दी से बख्त की साइड ली थी। यस बिग ब्रो। वो इनोसेंट सी लड़की तो चल भी बड़ी मुश्किल से रही थी। डाइनिंग टेबल की तरफ आते मलिका ने भी इस बात में हिस्सा डाला था। इन सबको बख्त की हिमायत में बोलता देखकर बानो कड़वा घूंट भर कर रह गई थी। बानो, क्या यहाँ घरेलू सियासत खोल ली है? अपना काम करने वाला काम करो जल्दी। अहमद ने संजीदगी से कहते सबको बैठने का इशारा करते खुद भी अपनी चेयर पर बैठा था। भाई अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सास बहू की लड़ाई के लिए। वहां आते तबरेज ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा तो सभी आहिस्ता से हंस दिए, जबकि अहमद ने बस आंखें दिखाने पर इत्तेफाक किया था। वो सबको बार बार खाना खाने के लिए बोल रहा था, लेकिन खुद की इसकी प्लेट खाली थी। उसका दिल खाना खाने को बिल्कुल भी नहीं था। उसने तो कई दिन से घर का खाना ही नहीं खाया था। इसे अपने खाने पीने को लेकर कोई होश ही नहीं रहा था। हर पल हर सेकंड वो किसी की यादों में खोया खुद की जात को भूलता ही जा रहा था। वो जब भी खाना खाने लगता तो बेसाख्ता वो प्यारी सी लड़की याद आ जाती कि पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं, वो किस हाल में और कहाँ होगी। वो उसके जीने की वजह उसे छोड़कर जा चुकी थी, और वो अपने इस जीने की वजह को खुद से दूर करने की मौजब भी खुद ही बना था। उसे मोहब्बत करना नहीं आई थी, उसे मोहब्बत रासी नहीं आई थी। वो अपने मन चाहे महबूब को इसकी नाकर्दा गलतियों की सजा दे चुका था। भाई, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? बताएं, क्या लेंगे आप? मैं डाल देती हूँ आपकी प्लेट में। मलाइका की अचानक से अहमद की खाली प्लेट पर नजर पड़ी थी। लेने लगा हूँ, तुम इजी होकर खाना खाओ। सब कुछ तो तुम लोगों की पसंद का बना है, टेस्ट करके बताओ कैसा है। अहमद ने उसे मुतमईन करने को थोड़े से चावल अपनी प्लेट में डाले थे। बस भाई की ही फिक्र है, होने वाले शौहर की कोई परवाह नहीं, जिसका अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी कड़वी कसैली बातों से पेट भरा हुआ था। तबरेज होंठ बिगाड़ते हुए बुड़बुड़ाया था और उसकी आवाज के साथ बैठी मलिका के कानों तक पहुंची तो वो जोर से हंस पड़ी थी। क्या कर रहे हो ताबी? अहमद तक उसके अल्फाज तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो उसे बोलते हुए देख चुका था, जिसकी वजह से मलिका हंसी थी। हम्म। वो भाई, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था कि मुझे लगता है भाई ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गए हैं जिसमें भूख प्यास और नींद सब उड़ जाते हैं। तबरेज ने अपने खाने से भरपूर इंसाफ करते अपनी राय दी तो मलाइका और मलिका अपना खाना रोकती उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगी थी। कौन सी बीमारी? मलिका के लहजे में परेशानी थी, जबकि मलाइका किसी हद तक तबरेज की जू मायनी बात का मतलब समझ गई थी। तुम्हें नहीं पता इस बीमारी का? तो चुप करके खाना खाओ। तबरेज ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई थी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? और कुछ नहीं, मुझ पर फोकस करने की बजाय अपने हालात संवारो तो ज्यादा बेहतर है।
अहमद ने खुश को संजीदगी भरे लहजे में दो टोक अंदाज में बात खत्म की तो डाइनिंग टेबल पर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई थी। हेजल का चूंकि आज पहला दिन था इस जॉब पर, तो उसे किसी भी सूरत काम खत्म करने की ठानी थी। वो अब किसी सूरत शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसीलिए छुट्टी का वक्त होते ही जैसे जैसे पूरा ऑफिस खाली हो रहा था, हेजल के हाथों में भी तेजी आ रही थी। इब्राहिम भी उसे अभी जल्दी काम खत्म करने का कहते ऑफिस से गया था। जैसे ही काम खत्म हुआ, हेजल ने दिल पर हाथ रखते गहरी सांस भरी थी और फाइल को लैपटॉप में सेव करते हुए इसे बंद कर गई थी। और अब अपनी कुछ बिखरी चीजें समेटते हुए हैंड बैग में डालते वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। उसने आगे बढ़ने से पहले एक नजर वहां मौजूद सामने दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी पर डाली और वहां वक्त देखते वो वहीं रुकी थी। और फिर अपनी उंगलियां मुंह में डालते और नाखून चबाते उसने एक चोर सी नजर इधर उधर डाली थी और फिर एक साथ से अपने हैंड बैग में डालती वो अपने खाने को कुछ हल्का फुल्का सा निकाल गई थी। जानती थी अगर अभी पेट में कुछ नहीं डाला तो फिर यहीं कहीं गिरती पड़ेगी। हेजल के अपने केबिन से निकलते ही शावेज भी जल्दी से अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ था और वो अब उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। वो बस इसी के जाने के इंतजार में था। मिस हेजल, अब अभी यहीं खड़ी हैं? शावेज ने अपने ऑफिस रूम से निकलते ही सामने हेजल को पाया तो कुछ हैरान हुआ था। हेजल जो रुख मोड़े खड़ी कुछ खाने में मसरूफ थी, शावेज की आवाज सुनते वो सिर पिटाई थी। जल्दी से वो चीज दोबारा अपने बैग में रखते उसने अपना चेहरा भी साफ करते थोड़ी देर के बाद रुख मोड़ा था। जी जी सर, बस जा रही थी। मैंने सोचा आज का काम आज ही खत्म कर लूं, कल पर ना छोड़ूं। हेजल अब भी अपने बैग की जिप बंद करते जवाब दे रही थी। गुड, अच्छी बात है। ये चले, अब बहुत टाइम हो गया है। शावेज बोलते हुए बाहरी रास्ते की तरफ बढ़ा तो हेजल भी बेध्यानी में उसके हमकदम हुई थी। सर, आज आपने जो काम दिया था वो हम मिनटों में कर लेते, लेकिन पहले इब्राहिम सर आ गए और फिर आपने रूम में बुला लिया और फिर वो रिदा मैम आ गई, तो बस आज यही सब चलता रहा। लेकिन मैं तो काम में बहुत तेज हूँ। आप यकीनन एक दिन मुझे इस ऑफिस में रखने पर फख्र करेंगे। हेजल ने मौका देखते ही अपनी जॉब को पक्का करने की कोशिश करते अपनी तारीफें करना जरूरी समझा था। वो इस तरह तेज तेज बोलती शावेज को हैरान करने के साथ मुस्कुराने पर भी मजबूर कर रही थी। शावेज की नजरें सामने रास्ते पर नहीं बल्कि अपने साथ आहिस्ता कदमों से चलती, जबकि जुबान जल्दी जल्दी चलाती हेजल पर टिकी थी। वो उसे सुनने के चक्रों में खुद भी बहुत धीरे-धीरे कदम उठा रहा था। वो उसका बोलना उसके कानों में किसी मधुर धुन की तरह था। धुन भी ऐसी कि उसके अलावा कुछ और सुनने को मन ना चाहे। और मुसलसल हिलते गुलाबी होंठों का हरकत करना का मंजर ऐसा मसहूर-कुन कि कुछ और देखने को भी दिल ना माने। लेकिन जैसे ही लिफ्ट के पास जाकर शावेज़ के कदम रुके, तो हेज़ल ने भी अपने मुँह को बंद करते सामने देखा था और लिफ्ट को देखते वो कुछ बौखलाई सी थी।